अधिकांश देशों और मीडिया के द्वारा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसको देखने के लिए हमें कुछ इतिहास में जाना होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आज से लगभग 250 वर्ष पहले तक अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक ब्रिटेन दुनिया का महाशक्ति था। लेकिन होता क्या है उसके पहले कि 1917 में व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में सोवियत क्रांति हो जाता है, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हो जाता है। और ये जो रिवोल्यूशन होता है इसके चलते पूरी दुनिया के वैसे देश जो कि दबे कुचले या फिर गरीब या फिर गुलाम देश थे उनको प्रेरणा मिलता है, जिस प्रेरणा से प्रभावित हम भारत के लोग भी हुए थे। और दरअसल ऐसा क्यों हुआ था कि 1917 में जब सोवियत संघ में कम्युनिस्ट क्रांति हुई तो उसका जो संविधान बना और उसके जो सरप्रमुख नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन थे, उन्होंने घोषणा किया था कि दुनिया का जो भी गुलाम या उत्पीड़ित या गरीब देश है, अगर वहां की जनता अपनी मुक्ति चाहती है और अपना विकास करना चाहती है, जीर्णोद्धार करना चाहती है, तो सोवियत सेना वहां जाकर के उसको इस कार्य में मदद करेगी और हम सोवियत लोग, हम कम्युनिस्ट लोग वहां की जनता के का जो है सामाजिक आर्थिक विकास में जो भी संभव हो सकेगा सहयोग करेंगे। नतीजा क्या है कि दुनिया का हर वैसा देश जो गुलाम था, उत्पीड़ित था या गरीब था, उसमें गजब का जोश और उत्साह पैदा होता है और वो भी आजाद होना चाहता है या समाजवादी देश बनना चाहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसके बाद जो है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। हालांकि जो दोनों द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं, दोनों जो युद्ध हुआ है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, इस बात को हम लोग जानते हैं कि यह दोनों विश्व युद्ध दुनिया में का जो भी साम्राज्यवादी देश था उनके द्वारा दुनिया के बाजारों पर कब्जा करने के चलते या उन्हें कब्जा करने के उद्देश्य से हुआ था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद दुनिया में 2 महाशक्ति उभर करके सामने आया, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जो कि आज की डेट में रूस के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका जो था वह साम्राज्यवादी देशों का सरगना बन गया और सोवियत संघ जो था वह गरीब देशों या गुलाम देशों या वैसे देश जो कि अपना विकास करना चाहते थे उनका वो जो है आपको रहनुमा बन जाता है। अब है कि इसके चलते अब स्थिति ये जो दुनिया के हर एक देशों में जो एक चेतना का विकास हुआ स्वाधीन होने या स्वाधीन रहने का, तो इस चेतना के चलते अब साम्राज्यवादियों के बस में ये बात नहीं रह गया था कि वह दुनिया के दूसरे देशों पर जाकर के कब्जा करे, वहां शासन चलाए और उसका शोषण करे। तो इसलिए साम्राज्यवादियों ने अब दुनिया के दूसरे देशों का शोषण करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया कि किसी न किसी रूप में वहां के बाजार पर कब्जा कर लिया जाए और वहां का जो खनिज संसाधन वगैरह है उस पर कब्जा करके अथाह मुनाफा कमाया जाए। तो ये जो मोनोपोली चला संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नेतृत्व में अन्य साम्राज्यवादी देशों का, तो उसको रोकने के लिए सोवियत संघ सामने खड़ा मिल जाता है। नतीजा क्या होता है कि 1950 से 1990 तक शीत युद्ध का दौर दोनों महाशक्तियों के बीच चलता है। अमेरिका का इस बीच उद्देश्य होता है कि दुनिया का जो भी वैसा देश है जहां खनिज संसाधन है या पेट्रोलियम है या वहां बाजार हमारे लिए उपलब्ध हो सकता है, तो वहां पर किसी ढंग से अपना टांग अड़ाया जाए और दूसरा कम्युनिस्ट प्रभाव पर, विचारधारा पर रोक लगाया जाए या उसे नियंत्रित किया जाए। अब है कि इसके अंतर्गत अमेरिका ने जो रणनीति बनाया वो ये बनाया कि जो भी नव स्वाधीन देश हैं या लोकतांत्रिक देश हैं या समाजवादी देश हैं उसको किसी न किसी रूप में कुचल दिया जाए। और दूसरा जो है
आपको अगर इस उसकी रणनीति का विश्लेषण करें तो ये नव स्वाधीन देश या जो अपनी गुलामी से मुक्त होने वाले देश थे या फिर जो है माइंस वगैरह उसके लिए कहाँ उपलब्ध हो सकता था, तो उसके लिए उपलब्ध हो सकता था एशियाई देशों में या फिर अफ्रीकी देशों में। क्योंकि यूरोप में तो बाजार अब उन लोगों ने बंटवारा कर लिया था, तो अब ये काम वो कर सकता था तो केवल एशियाई और अफ्रीकी देशों में या फिर लैटिन देशों में। और दूसरा उसने जो है सो रणनीति बनाया कि इस्लामिक देश में सोवियत संघ को धर्म विरोधी होने का प्रचार किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो जो आपको एशियाई देश है उन एशियाई देशों में अधिकांशतः मुस्लिम देश हैं और यहाँ खनिज संसाधन और पेट्रोलियम की भरमार है। तो अगर सोवियत संघ को इस्लाम विरोधी धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाए तो इन एशियाई देशों का जो राजनेता है या यहाँ की जो जनता है वो अमेरिका के पक्ष में आ सकती है। तो उसकी यही दो रणनीति रहती है और इसी दो रणनीति के अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो पूरी दुनिया को अमेरिका ने कुचलना शुरू किया। अगर हम लैटिन अमेरिका को देखें तो चिली में जो भी समाजवादी व्यवस्था का उभार हो रहा था उसको उसने कुचल दिया। क्यूबा में उसने यही करने का प्रयास किया और अभी भी हम लोग देखते हैं कि क्यूबा पर अभी तक वो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए है। फिर पनामा में, बोलिविया में, वेनेजुएला में उसने वहां की जनता के विपरीत जाकर के सैन्य कार्रवाई किया या तानाशाही शासकों का साथ दिया। अगर ये एशिया महादेश में देखें तो वही काम उसने वियतनाम में किया, फिलीपींस में किया, 1949 के पहले चीन में किया और फिर हम लोग देखते हैं अरब देशों में उसका यही व्यवहार रहा है। मिस्र में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, लिबिनान में। ऐसा अनगिनत देश है जहां की अमेरिका ने चाहे तो वहां के तानाशाही शासकों का साथ दिया उसे अपना पिट्ठू बनाने के लिए, या वहां जो स्वाधीनता की लहर पैदा हो रही थी उसको कुचलने के लिए, या जो समाजवाद की तरफ आकर्षित हो रहा था देश उसको जो है कुचल डालने के लिए, चाहे तो उसने जो है सो सेना का उपयोग किया या फिर जो है वहां तानाशाही सत्ता का समर्थन किया। और जो है हाल फिलहाल में हम लोग देख चुके हैं कि सद्दाम हुसैन का उसने किस बर्बरता के तहत जो है सो अंत किया, या फिर जो है लीबिया के शासक कर्नल गद्दाफी का उसने अंत किया। अमेरिका का यही व्यवहार हम लोग देखते हैं कि जो उसका ये काला कारनामा है अपने अंध जो है साम्राज्यवादी हितों के चलते, यही व्यवहार जो है अफगानिस्तान के साथ भी रहा है। अब सवाल उठता है कि ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका का जो काला कारनामा है, काला इतिहास है, उसे ही दोहराने का काम उसने अफगानिस्तान में करना शुरू किया, जिसके चलते आज अफगानिस्तान की ये दुर्गति बन गई है। तो अगर हम देखें, ज्यादा दूर नहीं जाएं कि थोड़ा सा पीछे जाएं, तो 1919 से लेकर के 1973 तक अफगानिस्तान में राजशाही का दौर रहा। अंतिम जो वहां के शाह हुए वो जहीर शाह हुए और 1973 में जहीर शाह का तख्ता पलट दिया उसका सेनापति दाऊद खान। और जब दाऊद खान जो है सो सत्ता में आया 1973 में, तो उसने वादा किया था कि हम जो है डेमोक्रेसी लाएंगे और जो है अफगानिस्तान को आधुनिक बनाने का प्रयास करेंगे। 1977 में उसने एक नया संविधान बनाया, लेकिन जो संविधान बनाया वह अफगानिस्तान के जनता के विरोध में ही था और लोकतंत्र के विरोध में ही था। उसने क्या किया था 1977 के संविधान में कि वहां एक दलीय व्यवस्था कर दिया। मतलब क्या कि चुनाव में एक पार्टी ही खड़ी हो सकती है और वही पार्टी जो है चुनाव जीत करके सरकार में आ सकती है। नतीजा क्या होता है कि 1978 में इस संविधान का विरोध हो जाता है, दाऊद खान का विरोध होता है। और जो होता क्या है इसके चलते कि वहां पर शोर क्रांति, शोर रेवोल्यूशन होता है एक युवा नेता आपको नूर मोहम्मद तारिकी के नेतृत्व में,
नूर मोहम्मद तारिकी जो है अंततः 1978 में दाऊद खान को सत्ता से हटाने में सफल होता है और वो अफगानिस्तान का नेता बन जाता है। तो नूर मोहम्मद तारिकी जो था वो जब वहां अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बना तो वह जो है आधुनिक मूल्यों से लैस था और बहुत कुछ अफगानिस्तान के हित में करना चाहता था और वह सोवियत संघ का समर्थक भी था। तो उसने वहां अफगानिस्तान में आधुनिकीकरण का दौर बड़ी तेजी से आरंभ कर दिया और इस काम के अंतर्गत उसने क्या किया कि अफगानिस्तान को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके बाद वहां जो सामंतवाद बिल्कुल वहां की अर्थव्यवस्था राजनीति पर हावी था, उस सामंतवाद पर उसने जो है आक्रामक हमला किया और कहा कि जमींदारी प्रथा नहीं चलेगा, भूमि का जो है सो निजीकरण नहीं रहेगा, अब इसका राष्ट्रीयकरण होगा और आम गरीबों के बीच ये भूमि बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से सामंतवाद का उसने अंत करने का घोषणा कर दिया। उसके बाद महिलाओं को उसने आधुनिक सारा वैसा अधिकार दिया जो हमारे देश में या यूरोपीय देश में है। मतलब क्या कि महिलाओं को पढ़ने का, बाहर आने जाने का, अस्पताल जैसे जाने का, डॉक्टर इंजीनियर बनने का, सरकारी नौकरी करने का, ये सारा उसने महिलाओं को अधिकार दिया। अगर कुल मिलाकर के कहें तो स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की आजादी प्रत्येक नागरिकों को नूर मोहम्मद तारिकी ने दिया, जिसमें महिलाएं भी थी और अल्पसंख्यकों के साथ भी उसने यही समानता का व्यवहार किया। तो अल्पसंख्यक हो या महिला हो, हर एक के उत्थान के लिए उसने आधुनिकीकरण का कार्य करना आरंभ किया। अब ये जब काम वो नूर मोहम्मद तारिकी करता है तो होता क्या है कि अफगानिस्तान में जो दो तरह की विरोधी और कंजर्वेटिव शक्तियां थी वो विरोध में आ जाता है। एक तो जो है वो सामंत मतलब जमींदार जिसकी जमीन छीनी गई, वो विरोध में आ जाता है नूर मोहम्मद तारिकी के, और दूसरी तरफ वैसे लोग जो धार्मिक कट्टरपंथी थे। तो इस तरह से जमींदार और कट्टरपंथी धार्मिक तत्व ये दोनों आपस में मिल करके आपको नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध करना शुरू कर देता है। ये जब विरोध करना शुरू होता है तो अमेरिका को यहीं पर मौका मिलता है आपको एशियाई देशों में टांग अड़ाने का। उसको लगता है कि ये शानदार मौका है कि अगर इस मुस्लिम देश में हम हस्तक्षेप करना शुरू कर दें तो यहाँ के बाजार पर हमारा कब्जा हो सकता है और जो है सोवियत संघ के प्रभाव को भी हम इन देशों में फैलने से रोक सकते हैं। उसका नतीजा क्या होता है, इसी रणनीति के अंतर्गत अमेरिका जो है नूर मोहम्मद तारिकी के मंत्रिमंडल में और उसकी पार्टी में फूट डालने का अभियान चला देता और इसमें उसको सफलता भी मिलता है कि नूर मोहम्मद तारिकी का विदेश मंत्री था आपको हाफिजुद्दीन अमीन। हाफिजुद्दीन अमीन को अमेरिका और CIA जो कि उसकी जासूसी संस्था है उसने पटा लिया और पटाने के साथ जो है कहा कि उसने काम किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपने साथ मिला लिया। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब को साथ किया अमेरिका, एक तरफ धर्म का जैसो ये धर्म का नारा दे करके, दूसरी तरफ सोवियत संघ का जो है डर दिखा करके, और पहला काम तो उसने किया कि नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री को ही अपने पक्ष में कर लिया। तो ये काम करने के बाद अमेरिका क्या करता है और जो है आप सऊदी अरब कि ओसामा बिन लादेन को अरब से भेजता है अफगानिस्तान और उसका मूल कार्यभार रहता है कि अफगानिस्तान में जाकर के युवाओं को धार्मिक कट्टरपंथ का नारा दे करके धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर सैन्य रूप से जो है नूर मोहम्मद तारिकी के खिलाफ खड़ा करना और संगठन बनाना। और हद ये हो गया कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एक बहुत ही शानदार उपाधि भी दे दिया और एंटी सोवियत वॉरियर।
मतलब क्या कि सोवियत विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी जो है लड़ाकू ओसामा बिन लादेन, ये उपाधि अमेरिका ने जो है दे दिया आपको ओसामा बिन लादेन। तो इस तरह से ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंच करके वहां के युवाओं को एकजुट करके हथियारबंद करना शुरू कर दिया। और क्या होता है कि जो है इसी दौरान अफगानिस्तान में मुजाहिदों का उदय होता है और मुजाहिदों का संगठन बनना शुरू होता है। मुजाहिदीन का मतलब होता है धर्म रक्षक। तो ये जो मुजाहिदीन लोग थे, मतलब धर्म रक्षक थे, इन लोगों ने भी जो है हथियार का ट्रेनिंग लेना शुरू किया। अब है कि अमेरिका का क्या आगे यहाँ पर कार्य उदय होता है कि अमेरिका क्या करता है कि हथियारबंद विद्रोहियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा किया जाए अफगानिस्तान में। एक उसका ये उद्देश्य रहता है। दूसरा है कि इन विद्रोहियों को पाला पोसा जाए। तीसरा है कि धन और हथियार दे करके उन्हें ट्रेंड किया जाए। तो ये काम करना शुरू किया आपको अमेरिका। और इसी कार्य के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि न केवल अफगानिस्तान में जो है अपने चरमपंथी संगठनों का उदय हुआ, बल्कि एशियाई जो मुस्लिम देश थे वहां हम लोग देखते हैं कि अलकायदा सामने आता है, आपको मुजाहिदीन आता है, तालिबान आता है, आईएस आता है, मतलब इस्लामिक स्टेट जैसा संगठन पैदा होता है। ये सारे जो संगठन थे उस समय सोवियत संघ के विरोध में अमेरिका के नेतृत्व में पाला पोसा गया, पैदा किया गया। भले ही आज वो उसी के लिए भस्मासुर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा, वो अलग कहानी है। अब होता क्या है इसका नतीजा कि जब ये चरमपंथी संगठनों का अफगानिस्तान में उदय होने लगा और जो है हथियार बंद होकर के ये लोग नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार का विरोध करने लगे, तब 1979 में नूर मोहम्मद ने सोवियत संघ का दौरा किया सलाह लेने के लिए कि इस हालत में हम क्या करें। तो सोवियत संघ की सरकार ने और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने उन्हें सलाह दिया कि देखो, अगर अभी वहां की जनता को बरगलाने में अमेरिका के नेतृत्व में ये मुजाहिदीन लोग सफल हो रहे हैं, तो एक काम करो, थोड़ा देर के लिए या कुछ दिन के लिए तुम आधुनिकीकरण का काम रोक दो अफगानिस्तान में। और दूसरा जो है सोवियत संघ को पता चल चुका था कि नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार में ही जो है कुछ आपको धोखेबाज पैदा हो चुके हैं, जिसमें कि विदेश मंत्री हाफिज मोहम्मद अमीन भी था। तो सोवियत संघ ने नूर मोहम्मद को कहा कि तुम अपने विदेश मंत्री को हटाओ, क्योंकि वह अमेरिका का एजेंट बन चुका है। नतीजा क्या होता है कि नूर मोहम्मद जब सोवियत संघ से वापस काबुल हवाई अड्डा पर लौटते हैं तो एक घटना क्या घटती है कि CIA इस बात की जानकारी जो है प्राप्त कर चुका था कि नूर मोहम्मद अब हटाने वाला है अमीन को। तो अमीन को अमेरिका ने कह दिया कि अब तुम्हारा पत्ता साफ होने वाला है। नतीजा क्या है कि अमीन, जो कि नूर मोहम्मद का विदेश मंत्री था, वह काबुल के हवाई अड्डा पर जैसे ही नूर मोहम्मद पहुंचा कि अमीन ने उसे परिवार सहित मार डाला। तो ये जब मार डाला तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो है आपको वहां पर अमीन की सरकार हो जाती है और अमीन की जो है अब सत्ता में आ गया। तो अमीन जब सत्ता में आ गया तो इस घटना को, जिस तरह से नूर मोहम्मद तारिकी की हत्या हुई, इसको सोवियत संघ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। तो इस नतीजा क्या होता है कि 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अमीन की सरकार के खिलाफ हमला कर दिया और जब हमला कर दिया तब जाकर के जो है अमीन मारा गया और वहां सोवियत संघ की समर्थक सरकार बन गई। सोवियत संघ की सरकार जब बन गई 1979 में, तब क्या होता है घटना
कि अमेरिका को खुला मौका मिल जाता है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का। अब तक जो अमेरिका कर रहा था वह पर्दे के पीछे रह करके कर रहा था। अब जैसे ही अफगानिस्तान की सेना सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान पहुंची कि अमेरिका कहना शुरू कर दिया कि ये सोवियत संघ गुलाम बनाने के लिए अफगानिस्तान को आ रहा है, इसलिए अफगानिस्तान की रक्षा करना अब हमारा दायित्व हो जाता है। नतीजा क्या है कि वह जो है खुलेआम मुजाहिदीनों के मदद में सामने आ जाता है। लेकिन जो अफगानिस्तान की भौगोलिक बनावट है वह भौगोलिक बनावट ऐसा है कि दुनिया का कोई देश वहां युद्ध जीत पाने में सफल नहीं हो पाता है। तो अमेरिका के सहयोग से जो मुजाहिदों ने हथियारबंद विद्रोह किया उसका नतीजा हुआ है कि सोवियत संघ के 15,000 सैनिक 10 साल के अंदर मारे गए और अंततः बाध्य होकर के 1989 में 10 साल के बाद सोवियत संघ की सेना को वहां से वापस हो जाना पड़ा। और जब सोवियत संघ की सेना वापस हो गया तब क्या होता है कि आपको वहां पर मुजाहिदीनों की सरकार बनती है। तो मुजाहिदीनों की जो सरकार बनती है उसी में फूट और संघर्ष आरंभ हो जाता है और फाइनली वहां गृहयुद्ध हो जाता है। तो मुजाहिदीन चूंकि विभिन्न कबीलों का एक ग्रुप था और अफगानिस्तान में जो कबायली लोग हैं उनकी अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय कल्चर है, तो ये सब लोग आपस में टकरा गया सत्ता में भागीदारी और सरकार की दिशा के मुद्दे पर। नतीजा क्या होता है कि मुजाहिदीन के नेतृत्व में जो सरकार बनी तो उसके बाद अफगानिस्तान में भयानक अराजकता फैला। तो उसी अराजकता को समाप्त करने और वहां शांति व्यवस्था कायम करने के नाम पर आपको तालिबान का उदय हो जाता है मुल्ला उमर के नेतृत्व में। अब मुल्ला उमर के नेतृत्व में जो 1994 में तालिबान का उदय हुआ अफगानिस्तान में, तो वह 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान का शासन अपने हाथ में ले लेता है और जो है इस्लामिक कानून जो है चलाना शुरू करता है। आपको कहने का मतलब क्या, शरिया लागू कर देता है। तो मुजाहिदीन का ही एक ग्रुप जो कि अब सत्ता में आ गया वो इस्लामिक कानून के नाम पर शरिया कानून जो है लागू कर देता है। अब क्या होता है कि इस दौरान कि चूंकि और 1991 जब आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि सोवियत संघ टूट चुका था और सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने का ही रणनीति था अमेरिका का कि सोवियत संघ या कि अफगानिस्तान हो या एशिया या अफ्रीका का कोई देश हो वहां जो है हम हस्तक्षेप करें, इसलिए कि अगर वहां का आर्थिक शोषण करना है तो सोवियत संघ अगर जिंदा रहेगा तो उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो है वह हस्तक्षेप कर रहा था। लेकिन अब जब सोवियत संघ का 1991 में पतन हो गया तो अमेरिका को लगा कि अब तो मेरे लिए मैदान खाली है, चाहे एशियाई देश हो या अफ्रीकी देश हो या लैटिन अमेरिका का देश हो, हम तो वहां का खनिज संसाधन और पेट्रोलियम और बाजार पर आसानी से कब्जा कर ले सकते हैं। तो उसके अमेरिका के लिए अब ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ये जो है विभिन्न तरह के चरमपंथी और जो आतंकी संगठनों का उसके दिशा निर्देशन में और नेतृत्व में जो है सो विस्तार हुआ था, पैदा हुआ था, पला बड़ा था, उसकी अब क्या आवश्यकता। तो नतीजा क्या होता है कि जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो अमेरिका यह सोचने लगा कि अब हमें इन आतंकी संगठनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब है कि अमेरिका जो है चाहता है कि भाई अब इन आतंकी संगठनों को जो है पीछे करो। अब पीछे करो मतलब क्या कि इसे पिंड छोड़ाओ और इसे शांत कराओ और इन संगठनों को भंग कराओ। लेकिन होता क्या है कि तब तक जो है इतने दिनों तक ये जो चरमपंथी और आतंकी संगठन थे इनके द्वारा जो भी कार्य हुआ था अपने अपने देशों में या अपने अपने क्षेत्रों में, तो इनका अस्तित्व कायम हो चुका था।
और अस्तित्व जब कायम हो चुका था तो इनकी महत्वाकांक्षा भी अब नई नई पैदा हो रही थी। तो नई नई जब पैदा हो रही थी तो अमेरिका जब इन्हें जो है भंग करने का कोशिश किया या इनसे अपना पिंड जो है सो छुड़ाने का कोशिश किया, तो ये आतंकी उसके लिए तैयार नहीं हुए। कहने का मतलब क्या कि अब जिन्न जो था वह बोतल से बाहर हो चुका था। तो बोतल से जब बाहर हो चुका था तो अमेरिका को लगा कि अब तो ये मेरे राह में बाधक बनेगा। तो राह में जब बाधक बनेगा तो अमेरिका अब इसे सबक सिखाने के लिए सामने आता है। इसी दौरान जो है एक टर्निंग पॉइंट की घटना घटती है कि अरब में अमेरिका की सेना थी। अमेरिका की जो सेना थी तो ओसामा बिन लादेन अमेरिका को कहता है कि तुम अपनी सेना अरब से खाली करो। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं होता है। नतीजा क्या है कि अमेरिका और ओसामा बिन लादेन के साथ विवाद पैदा होता है। और विवाद जो यहाँ तक पैदा हो गया कि ओसामा बिन लादेन जो है 9/11 की घटना कर देता है, कांड कर देता है। 9/11 की घटना मतलब क्या कि 9 सितंबर 2001 को ओसामा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। तो चूंकि आपको जो आतंकी होता है या जो दबंग होता है या उसमें बुद्धि का अभाव होता है। प्रेमचंद ने जो है सो कहा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो चूंकि ये ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा चरमपंथी और आतंकवादी हो चुका था कि इसे बुद्धिमत्ता से क्या मतलब था, यह तो अब हथियार की भाषा समझ रहा था। तो अमेरिका से जब इसका विवाद बढ़ा तो अमेरिका पर ही इसने हमला कर दिया। हमला जब कर दिया तो अमेरिका ने एक बहुत ही जो है सो नए ढंग का रणनीति बना लिया दुनिया को बरगलाने के लिए। क्योंकि ये सारा जो आतंकवादी संगठन अमेरिका ने खड़ा किया था, ये सारे के सारे आतंकी संगठन मुस्लिम देश में ही पैदा हुए थे, सोवियत संघ के विरोध के नाम पर और अमेरिका के संरक्षण में। तो जब ये सारे मुस्लिम देशों के आतंकी संगठन अमेरिका के विरोध में अब आ गए तो उसने रणनीतिक दृष्टिकोण से एक शब्दावली का जो है खोज कर लिया। वो क्या शब्दावली? इस्लामिक आतंकवाद का, कि दुनिया में जहां कहीं भी ये आतंकवाद फैल रहा है उसके लिए इस्लाम धर्म जिम्मेवार है। और यही कंसेप्ट आज के डेट में हम भारत में ही देखते हैं। कुछ जो दक्षिणपंथी दूसरे धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में इसी ढंग का जो है तर्क देते हैं। तो ये अमेरिका ने इन लोगों को बदनाम करने के उद्देश्य से ये इस्लामी आतंकवाद का नारा गढ़ लिया। और जब गढ़ लिया तब जो है उसके बाद 2001 में क्या होता है कि अमेरिका कहता है तालिबान, मतलब जो कि अमेरिका का समर्थक था, तो तालिबान को कहता है कि देखो ओसामा बिन लादेन तुम्हारे अफगानिस्तान में छिपा हुआ है, उसका संगठन अलकायदा तुम्हारे यहाँ है और उसने हमारे ऊपर हमला किया है। तो तुम्हारी जिम्मेवारी है हमारा मित्र होने के नाते कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ करके अमेरिका को ये अमेरिका को समर्पित कर दो, सौंप दो। लेकिन चूंकि अलकायदा ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ ओसामा बिन लादेन नहीं है, जैसे बोलता है तालिबान वैसे ही अमेरिका जो है अफगानिस्तान पर 2001 में हमला कर देता है और मात्र 3 महीने के अंदर तालिबान की सरकार का वो पतन कर देता है। और जो है ओसामा बिन लादेन और दूसरे जो तालिबानी नेता और अलकायदा के नेता थे वो भाग करके यहाँ वहां जाकर के छुप जाते हैं। अब जब ये घटना होती है तो उसके बाद वहां अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने नेतृत्व में अपनी समर्थक सरकार का गठन करवाता है, जो कि उत्तरी गठबंधन की सरकार नॉर्दर्न अलायंस की सरकार कहलाता है। नॉर्दर्न अलायंस वह संगठन है एक ढंग से
जो कि तालिबान के विरोध में रहा था अफगानिस्तान में। तो उत्तरी अफगानिस्तान के जो के वैसा कबीला जो तालिबान का विरोधी था, तो उन लोगों का संगठन नॉर्दर्न अलायंस उत्तरी गठबंधन कहलाता है, जो कि अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ जाए तो आज के तो उस समय जो है आपको बन जाता है। नतीजा क्या है कि नॉर्दर्न अलायंस के नेता हामिद करजई को अमेरिका ने अफगानिस्तान का राष्ट्रपति 2001 में बना दिया। अब ये जब बनाता है तो उसके बाद 2004 में अमेरिका के ही देखरेख में अफगानिस्तान का नया संविधान आता है, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यह जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली थी, यही अफगानिस्तान के वर्तमान जो है अराजकता के लिए काफी हद तक जिम्मेवार हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में 34 राज्य है और जो है 5-6 बड़े बड़े कबायली गुंजाइश आपको जाति हैं, और उसके अलावा अन्य छोटी छोटी जातियां हैं, और जितना भी कबायली समूह है सबों की अपनी स्वतंत्र पहचान है, अपनी कल्चर है और अपनी मान्यताएं हैं और उनकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। तो इसके चलते उन कबायली गुंजाइश समूहों में आपस में पटता नहीं है। एक कोई केंद्रीय सत्ता पूर्णतः उस पर शासन नहीं कर सकता है उसमें, क्योंकि उसमें क्षेत्रीयतावाद की भावना है। तो और यहाँ जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली आ गया, यह तो पूर्णतः केंद्रीय शासन व्यवस्था हो गया। तो ये जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि उत्तरी गठबंधन की सरकार जो फ्लॉप कर गई लगभग 20 सालों के दरमियान में, तो उसका बहुत बड़ा कारण है 2004 का जो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली वाला संविधान। हालांकि कुछ लोग कहते हैं भ्रष्टाचार था बहुत ज्यादा, इसलिए वहां की सरकार गिर गई। भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? क्या भारत में नहीं है या दुनिया के वैसे पूंजीवादी देशों में नहीं है जहाँ की जो है आपको सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है? तो भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन जो है शासन व्यवस्था जो अति केंद्रीकृत हो गया राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, उसका नतीजा हुआ या ठगा हुआ महसूस कर रहा था। इसके चलते तालिबान को जगह जगह समर्थन मिलता गया और आज के दौर में तालिबान वहां की सत्ता पर कब्जा भी कर लेता है। तो ये जो है घटना घटता है। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 2011 आता है, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता है अमेरिका के द्वारा। 2013 आता है, तालिबानी नेता मुल्ला उमर खुद मर जाता है, और 2011 में ही आपको मुल्ला बरादर जो कि अभी राष्ट्रपति जिन्हें बनाने का चर्चा है, तो 2011 में मुल्ला बरादर पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे 2019 में रिहा किया जाता है। तो ये जो है घटना घटती है। अब है कि तालिबान के पक्ष में माहौल क्या बनता है, लेकिन सवाल है कि जब तालिबानी नेता मारा गया, आपको अलकायदा का ओसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर मर गया और उसके दूसरे नेता गिरफ्तार हो गए, तो फिर अमेरिका वहां कर क्या रहा था? क्या वो वहां की खनिज संपदा का लूट कर रहा था या कुछ और कर रहा था? तो अब क्या होता है कि तालिबान के पक्ष में हम देखते हैं कि माहौल बनना 2007 से ही शुरू हो जाता है। उसका उदाहरण है कि 2007 में जो राष्ट्रपति हामिद करजई थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तालिबान के साथ हमें बातचीत करना चाहिए। और 2010 जब आया तो हामिद करजई ने तालिबानी नेता मुल्ला बरादर से बातचीत भी करना शुरू कर दिया। और 2011 में जब मुल्ला बरादर पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार हुआ तो राष्ट्रपति हामिद करजई बहुत नाराज भी हुए थे। फिर 2011 में ही हम लोग क्या देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय ओबामा थे। ओबामा ने एक नारा दिया उस समय, गुड तालिबान बैड तालिबान। और गुड तालिबान बैड तालिबान का नारा दे करके ओबामा जो है गोपनीय रूप से, गुप्त रूप से तालिबान के साथ बातचीत करना, मीटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2015 आता है। 2015 में तालिबान और अफगान सरकार के बीच पाकिस्तान में बातचीत होता है, जिस बातचीत का पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बना अमेरिका और जो है चाइना।
तो जिस मीटिंग में अमेरिका और चाइना उपस्थित होगा, भला समझ सकते हैं उसमें अमेरिका की क्या भूमिका हो सकती है और तालिबान और जो है अफगान सरकार उसमें क्या बोल सकता है। वहां तो अमेरिका हावी हुआ रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आज से 3 साल पहले जो आपको उस समय अमेरिका या अफगानिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति बने अशरफ गनी, उन्होंने बयान दिया कि अफगानिस्तान को बिना शर्त तालिबान से बातचीत करनी होगी। पहला उनका ये बयान था कि बिना शर्त जो है हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। दूसरा उनका बयान था कि अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को एक राजनीतिक पार्टी मानने के लिए तैयार है। तीसरा उन्होंने बयान दिया कि तालिबान के सभी कैदियों को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जो बयान दिया, तो इससे क्या लगता है? इससे साफ लग रहा है कि जो है तालिबान के प्रति आपको अफगान सरकार और अमेरिका का रवैया धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 2019 तक आते आते तालिबान और अमेरिका के बीच कम से कम 8 बार मीटिंग हो चुका है। अब है कि इतना जब अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत हो रहा था, तो बातचीत तो ये नहीं हो रहा था कि आप क्या खाना खाए आज और हम क्या सिनेमा देखे और हम कहाँ टहले और आप कहाँ टहले। ये तो अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत नहीं हो रहा होगा। तो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और एक जो है चरमपंथी जो है आपको आतंकी संगठन तालिबान, इसके बीच 2019 तक 8 बार जब बातचीत हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ रहस्यमयी और गोपनीय बातें तो हो ही रही होगी निश्चित रूप से। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 2020 में दोहा समझौता हुआ आपको अमेरिका और तालिबान के बीच, जिसमें कि 30 देशों के पर्यवेक्षक ये प्रतिनिधि भी मौजूद थे और उस 30 में से एक भारत भी था। और ये जो दोहा समझौता हुआ, यह तो बिल्कुल विचित्र ढंग का समझौता था। इसमें जो समझौता हुआ उसका एक शर्त पहला ये था कि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान खाली कर देगा। कब खाली करेगा? तो धीरे धीरे करके 14 महीने के अंदर, मतलब 2021 में मई तक में वो खाली कर देगा। एक ये शर्त था। दूसरा शर्त था कि जो है तालिबान अमेरिका और नाटो कंट्री के खिलाफ कोई आतंकी गतिविधि या नकारात्मक कार्य नहीं करेगा। तीसरा था शर्त इसमें कि तालिबान अपनी धरती का उपयोग किसी दूसरे आतंकी संगठनों को करने नहीं देगा। अल-कायदा और आईएसआईएस का समर्थन नहीं करेगा, ये शर्त था। उसके बाद अगला जो शर्त था कि अब परमानेंट सीज फायर हो जाएगा। और एक लास्ट जो महत्वपूर्ण समझौता का शर्त था कि अमेरिका तालिबान को अफगान सरकार के साथ शांति समझौता करने में सहयोग करेगा। मतलब इंट्रा अफगान निगोशिएशन में अमेरिका CIA का साथ देगा। तो ये समझौता हुआ। भला बताया जाए कि आखिर अफगानिस्तान के भविष्य के संदर्भ में समझौता हो रहा है और अफगान की जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार अशरफ गनी की सरकार थी, वो इस दोहा समझौता में नहीं है। समझौता में है क्या कि जिसने अफगानिस्तान में आज तक ये अराजक स्थिति को पैदा करवाया वो अमेरिका, और जो हथियार या उपकरण बना अमेरिका का अफगानिस्तान में चरमपंथी आतंकी संगठन तालिबान, उन दोनों के बीच में ये समझौता हो रहा है अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान के भविष्य के संदर्भ में। लेकिन अफगान की जनता का जो चुनी हुई सरकार है अशरफ गनी की सरकार, वो इस वार्ता में है ही नहीं। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि अगर तालिबान के हाथ में
अफगानिस्तान की सत्ता को सौंपने का उद्देश्य अमेरिका का नहीं था, तो फिर उसके साथ ये समझौता क्यों हो रहा था और अशरफ गनी की सरकार को उस समझौते में शामिल क्यों नहीं किया गया? पहली बात ये। तो दूसरी बात है कि हम लोग देखते हैं कि इसी दोहा समझौता में जो एक शर्त था कि तालिबान अफगान सरकार के साथ समझौता करेगा और इस काम में अमेरिका तालिबान का सहायता करेगा। लेकिन अमेरिकी सेना जब वो यहाँ से खाली कर रही थी अफगानिस्तान से, तो क्या तालिबान ने शांति समझौता करने का प्रयास किया अफगान सरकार से? निश्चित रूप से नहीं किया। और जब नहीं किया तो और उल्टे हथियार लेकर के काबुल पर जाकर के कब्जा कर लिया, तो फिर इसका मतलब है कि दोहा समझौते का तो उल्लंघन किया तालिबान। और जब दोहा समझौते का उल्लंघन किया तो फिर अमेरिका क्या टुकुर टुकुर अब तक देखता रहा है? क्यों नहीं हुआ तालिबान के खिलाफ एक्शन में आया? तो जाहिर सी बात है कि वह अपना पिंड किसी न किसी रूप में छुड़ाना चाहता था। उसके अलावा अफगान सरकार की सेना थी लगभग 3.5 लाख के करीब, जिसको कि आए तालिबान कैसे जाकर के कब्जा कर लिया आपको काबुल पर। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो है अगर थोड़ा सा ये देखा जाए तो अशरफ गनी की सरकार भी लगता है कि अमेरिका के द्वारा किसी खास प्रयोजन के लिए किसी खास फॉर्मूले के अंतर्गत बना था। और ये जो अब तालिबान की सरकार बनी है वह भी किसी खास अमेरिकी फॉर्मूले के तहत ही बना है। और हमें याद रखना चाहिए कि अशरफ गनी भी 1964 से लेकर के 2009 तक अमेरिकी नागरिक ही थे। अब है कि अमेरिका जिस तरह से हटा है, दुनिया के बहुत सारे बुद्धिजीवी या मीडिया इस बात से को उछालते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से हारा है। हम लोगों को लगता है कि बुरी तरह से अमेरिका हारा नहीं है, बल्कि उसकी जो अपनी मजबूरी थी, जिस मजबूरी के तहत वह खाली किया है, लेकिन जरूर उसने अपनी मजबूरी को कोई ठोस रणनीति का रूप दे करके ये काम किया होगा। और जो रणनीति आने वाले समय में हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो है भारत, चीन, रूस या पाकिस्तान या ईरान, कहने का मतलब कि एशियाई देशों को काफी सतर्क रहना होगा कि आखिर इस तेजी से ये सारी जो घटनाएं घट गई हैं उसका क्या जो है सो बैकग्राउंड रहा होगा और उसका क्या आने वाले समय में रिजल्ट निकल सकता है। तो इस पर सतर्कता की आवश्यकता है।